नमस्कार। आज हम ओरिसन स्वेट मॉडर्न की एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है चीयरफुलनेस एज अ लाइफ पावर। हाँ, मतलब जीवन शक्ति के रूप में प्रसन्नता। बिल्कुल। तो ये जो किताब है ये कहती है कि खुश रहना सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपनी सेहत, अपना काम, सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। हाँ, और लेखक इसे किसी जादुई चीज की तरह नहीं देखते हैं। वो इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल औजार मानते हैं। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए तेल चाहिए होता है, अच्छा। वैसे ही जिंदगी को स्मूथली चलाने के लिए खुश मिजाजी जरूरी है। तो आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। बताइए। पहला, हंसी का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। ठीक है। दूसरा, चिंता की आदत, जिसे किताब में एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, अमेरिकनाइटिस। अमेरिकनाइटिस, ये तो सुनना पड़ेगा। और तीसरा, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे स्वभाव की क्या भूमिका है। चलिए, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो शुरू करते हैं हंसी से। किताब में एक किस्सा है जो मुझे बहुत पसंद आया। वैंडरबिल्ट वाला? हाँ, वही। करोड़पति विलियम के वैंडरबिल्ट ने अपनी यॉट पर एक मशहूर कलाकार को बुलाया था, कॉकलिन। और शो के बाद कॉकलिन ने उन्हें एक बिल भेजा, और वो कमाल था। क्या था उस बिल में? उसमें लिखा था, आंसू के लिए 6 बार $600। $600, ठीक है। हाँ, और फिर उसने लिखा था, हंसी के लिए 12 बार $2400। $2400। हाँ, मतलब हंसाने की कीमत रुलाने से 4 गुना ज्यादा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सकारात्मक भावनाओं की वैल्यू दिखाता है। सही बात है। मार्जिन कहते हैं कि हंसी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक डॉक्टर है जो हमारे अंदर ही बैठा है। अंदर बैठा हुआ डॉक्टर। हाँ, जब हम खुलकर हंसते हैं तो वो एक तरह की इंटरनल जॉगिंग होती है। इंटरनल जॉगिंग? वाह। ये हमारे फेफड़ों, लिवर, पेट, दिल, सबकी मालिश कर देती है। अच्छा। पाचन शक्ति तेज होती है, खून का दौरा बेहतर होता है। डॉक्टर ग्रीन का एक कोट है, शरीर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां एक अच्छी दिल खोलकर की गई हंसी की लहरें ना पहुंचती हों। मतलब पूरे सिस्टम में एक नई एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। इसीलिए इसे लाफ क्योर यानी हंसी से इलाज भी कहा गया है। और पुरानी कहावत भी तो है, एक खुशदिल दवा की तरह काम करता है। किताब में मिल्पिटास की एक महिला का उदाहरण भी है जो बहुत सी बीमारियों से परेशान थी। हाँ, उसे बदहजमी, नींद न आना, गहरी उदासी, मतलब सब कुछ था। और डॉक्टरों से कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर उसने एक बहुत ही अजीब फैसला किया। उसने तय किया कि वो दिन में कम से कम 3 बार खाने के बाद जोर जोर से हंसेगी, चाहे कोई वजह हो या ना हो। एक मिनट, मतलब बिना किसी जोक के, बिना किसी बात के, बस ऐसे ही हंसना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो सुनने में बहुत अजीब है। आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो लोग शायद उसे पागल समझे। सवाल बहुत अच्छा है और ये अजीब लगता भी है। शुरू में तो उसके पति और बच्चे भी उस पे हंसते थे कि ये क्या कर रही है। वही तो। लेकिन यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। एक्ट एज इफ, मतलब वैसा व्यवहार करो जैसा तुम बनना चाहते हो। अच्छा। जब आप हंसने की एक्टिंग भी करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस सिग्नल को सच मानने लगता है। और फिर क्या हुआ? हुआ भी वही। पहले वो अकेले हंसती थी, फिर उसका परिवार उस पे हंसता था, और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार उसके साथ हंसने लगा। मतलब हंसी संक्रामक होती है, ये कहावत सच है। एकदम सच है। उसका घर जो पहले बीमारियों और उदासी से भरा था, वो अब हंसी का फव्वारा बन गया। और उसकी सेहत भी सुधरने लगी, क्योंकि उसका मानसिक तनाव कम हो गया था। ये कहानी सिखाती है कि खुशमिजाजी सिर्फ किसी चुटकुले पे हंसना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक आदत है, एक अनुशासन है, जिसे अपनाने से एक तरह की शांति और सुकून मिलता है। ये तो हुई हंसी की बात, जो एक आदत बनाई जा सकती है। लेकिन एक और आदत है जो हम सबको ज्यादा आसानी से लग जाती है। चिंता की आदत। हाँ, और लेखक ने इसे वो अजीब सा नाम दिया है, अमेरिकनाइटिस। हाँ, अमेरिकनाइटिस। प्रिंस वुल्कोंस्की का जिक्र करते हुए मॉडर्न कहते हैं कि उस दौर के अमेरिकी जीवन में बिजनेस ही सब कुछ था, मुनाफा ही भगवान था। अच्छा। लोग दुनिया में सबसे अच्छा खाते पहनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित भी वही थे। लेकिन अमेरिकनाइटिस ही क्यों? क्या ये सिर्फ अमेरिकियों की समस्या थी? देखिए, ये समझना जरूरी है कि मॉडर्न उस दौर में लिख रहे हैं जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। ठीक है। बड़े बड़े कारखाने, शहरों की बढ़ती आबादी, पैसे कमाने की एक अंधी दौड़,
उस माहौल में तनाव और भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने इसे वहां सबसे ज्यादा देखा। हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने इस हमेशा भागते रहने वाली जीवन शैली को अमेरिकनाइटिस का नाम दिया। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये नाम भले ही पुराना हो पर ये आदत तो आज भी उतनी ही सच है। शायद उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, आज हम इसे बर्नआउट या एंग्जाइटी कहते हैं। नाम बदल गया, बीमारी वही है। एकदम वही। और लेखक इसके शारीरिक नुकसान के बारे में बहुत गंभीरता से बताते हैं। बिचर का एक कोट है, इंसान को काम नहीं मारता, चिंता मारती है। चिंता मारती है। हाँ, चिंता उस जंग की तरह है जो धीरे धीरे तलवार की तेज धार को खा जाती है। एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जाकोबी कहते हैं कि चिंता दिमाग के सेल्स को परमानेंटली डैमेज करती है। परमानेंटली? हाँ, इसकी तुलना उन पानी की बूंदों से की गई है जो लगातार एक ही जगह गिर के पत्थर में भी छेद कर देती हैं। ये तो डरावना है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? इलाज मानसिकता बदलने में है। किताब में एक कहानी है। एक मरते हुए आदमी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें झेली, जिनमें से ज्यादातर कभी हुई ही नहीं। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर कर देती है। हम कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पर बर्बाद करते हैं जो कभी होती ही नहीं। बिल्कुल। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, यही सब। एक और कहानी एक पिता की है जो 25 साल तक इस चिंता में डूबा रहा कि उसे मिर्गी की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में किसी को थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस डर में गुजार दी और वो बीमारी उसे कभी हुई ही नहीं। कभी हुई नहीं? 25 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, किताब कहती है घड़ी से सबक लो, वो एक बार में एक ही टिक करती है। वैसे ही एक बार में एक ही दिन जियो। भविष्य का बोझ आज मत उठाओ। बिल्कुल। और थैकरे का वो आईने वाला उदाहरण भी है कि दुनिया एक आईने की तरह है। हाँ, अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो वो भी आपको गुस्से से देखेगा। और अगर आप हंसेंगे तो वो एक मजेदार साथी बन जाएगा। मतलब हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत तय करता है। सही है। सेनेका ने भी सदियों पहले कहा था, वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दुखी होता है जो जरूरत पड़ने से पहले ही दुखी हो जाता है। किताब समाज को दो तरह के लोगों में बांटती है। एक है नींबू निचोड़ने वाले। नींबू निचोड़ने वाले? हाँ, जो हर अच्छी चीज में भी कुछ खट्टा और बुरा ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, और दूसरे? दूसरे वो हैं जो हर हाल में खुश रहने का रास्ता खोज लेते हैं। ये ऐसा है जैसे दो लोगों ने अलग अलग रंग के चश्मे पहने हों। एक ने धुएं वाले कांच का और दूसरे ने गुलाबी रंग का। तो हमने हंसी की ताकत को समझा और चिंता के नुकसान को भी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इन दोनों चीजों का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर हमारे काम पर कैसे पड़ता है। एकदम सही पॉइंट है। किताब का एक पूरा अध्याय इसी पर है, ऑयलिंग योर बिजनेस मशीनरी। अपने व्यापार की मशीनरी में तेल डालना। हाँ, यहाँ तेल का मतलब है खुशमिजाजी, अच्छा स्वभाव, और घर्षण यानी फ्रिक्शन का मतलब है चिंता और चिड़चिड़ापन। लेखक का तर्क है कि एक शांत खुशमिजाज इंसान एक हमेशा भाग दौड़ करने वाले और चिड़चिड़े इंसान से दोगुना काम कर सकता है। ये बात तो 100% सही है। जब हम तनाव में होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगते हैं। किताब में शायद जॉन वैनेमेकर का उदाहरण है। हाँ, उनकी तुलना एक ऐसे मैनेजर से की गई है जो हमेशा कठोर और गुस्सैल रहता था, जिसके कर्मचारी उससे डरते थे। और दूसरी तरफ वैनेमेकर थे। हाँ, उनके क्लर्क कहते थे कि उनकी एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग सुनने के बाद, सिर्फ एक गुड मॉर्निंग? हाँ, सिर्फ एक गुड मॉर्निंग सुनने के बाद वो एक हफ्ते तक बेहतर काम कर सकते थे। कमाल है। ये तो आज के वर्कप्लेस कल्चर की अहमियत को दिखाता है, जिसके बारे में बड़ी कंपनियां आज बात करती हैं। बिल्कुल। और ये विचार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि एक अच्छा स्वभाव किसी भी विज्ञापन से ज्यादा सामान बेच सकता है। और ये सिर्फ मैनेजर के लिए नहीं है ना? नहीं, किताब कहती है कि किसी भी युवा के लिए एक खुश मिजाज स्वभाव उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति? हाँ, ये उसे लोगों से जोड़ने में मदद करता है, मुश्किलों से निकलने में मदद करता है। इसी से जुड़ा एक और खूबसूरत विचार है, काम पर गाते हुए। हाँ, स्विट्जरलैंड के दूध दूहने वालियों का जिक्र है, जिनके गाने से गायें ज्यादा शांत रहती हैं और ज्यादा दूध देती हैं। खेतों में काम करने वालों का भी जिक्र है, जिनका काम गाने से हल्का हो जाता है। इंग्लैंड में खेती करने वाली टीमों का भी उदाहरण है, जिनके घोड़ों के साज पर घंटियां बंधी होती थीं। अच्छा, घंटियां? हाँ, ताकि काम की थकाऊ लय एक संगीतमय और सुखद अनुभव में बदल जाए। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। बिल्कुल। जैसा कि कार्लाइल कहते हैं, हमें वो आदमी दो जो अपना काम गाते हुए करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज के मॉडर्न ऑफिस में कोई गाते हुए काम कर सकता है? अगर कोई अपने क्यूबिकल में बैठकर गाने लगे तो लोग शायद एचआर को फोन कर देंगे।
हाँ हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। शायद हम सच में जोर जोर से नहीं गा सकते, लेकिन यहाँ गाने का मतलब समझना होगा। इसका असली मतलब है काम में एक खुशी खोजना। अच्छा, मतलब वो भाव। हाँ, वो भाव। हो सकता है कोई हेडफोन पर अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनकर काम करे, या हो सकता है कि टीम के बीच का माहौल इतना अच्छा हो कि वहाँ हंसी मजाक की गुंजाइश हो। तो वो हंसी मजाक ही आज के दौर का गाना है। सही पकड़े हैं। बात उस पॉजिटिव एनर्जी की है जो काम के फ्रिक्शन को कम करती है। और ये एक रणनीतिक फायदा भी है। हाँ, किताब में नेथन रॉथस्टाइल्ड की कहानी है। उनका एक पड़ोसी बहुत बदमिजाज था, पर रॉथस्टाइल्ड हमेशा शांत और अच्छे मूड में रहते थे। जिससे पड़ोसी और चिढ़ जाता होगा। बिल्कुल। या फिर संपादक हॉरेस ग्रीली का किस्सा है। एक आदमी उनके दफ्तर में आया और उन पर 20 मिनट तक चिल्लाता रहा। और ग्रीली चुपचाप सुनते रहे। जब वो आदमी थक गया तो ग्रीली ने बड़े शांत भाव से कहा, अब जब आपका मन हल्का हो गया है तो बैठिए और बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वाह ये तो गुस्से को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। अपने अच्छे स्वभाव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना। सही समझे। अच्छा स्वभाव सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये मुश्किल लोगों और मुश्किल हालात से निपटने का एक बहुत कारगर हथियार है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो हमने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली, कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं है, इसका एक असली शारीरिक और मानसिक मूल्य है। ये एक दवा है। दूसरी, चिंता एक विनाशकारी आदत है जिसे हम वर्तमान पर ध्यान देकर और भविष्य की काल्पनिक मुसीबतों से डरना बंद करके दूर कर सकते हैं। और तीसरी, खुशमिजाजी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, एक संपत्ति है जो हमारे काम से लेकर हमारे रिश्तों तक हर चीज को बेहतर बनाती है। ये वाकई में एक जीवन शक्ति है। हाँ। और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाते हैं। बताइए। यह किताब हमें खुशमिजाजी को एक आदत की तरह, एक अनुशासन की तरह विकसित करने पर जोर देती है, लेकिन साथ ही ये हवाईयन जैसी कुछ संस्कृतियों का भी जिक्र करती है जो स्वभाव से ही चिंता मुक्त लगती हैं। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या सच्ची और स्थायी खुशी मुख्य रूप से हमारे सचेत प्रयास और अनुशासन से ही पैदा होती है, या फिर ये हमारे माहौल, हमारी संस्कृति का नतीजा है? क्या आज के इस हाई प्रेशर वाले समाज में रहने वाला कोई इंसान कभी उस सहज प्राकृतिक आनंद को पा सकता है, या ये हमेशा लहरों के खिलाफ तैरने जैसा एक सचेत संघर्ष ही रहेगा?